हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं एक बैटल सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं ब्रिटिशर्स ने भारत को कॉन्कर करने के लिए जितनी भी बैटल्स की थी उन सब को कवर करूंगा। इसकी शुरुआत हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल एम्पायर करेंगे। दोस्तों, 17वीं शताब्दी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सारा बिजनेस एकदम सेट कर दिया था। कंपनी ने भारत के अलग अलग क्षेत्र पर अपने बिजनेस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए थे। इन सेंटर्स में सबसे अहम थे सूरत, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। यहीं से अंग्रेज व्यापारी भारत से खरीदा हुआ माल अपने देश इंग्लैंड ले जाते। रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा, मेटल्स और खास करके मलमल की ब्रिटिश मार्केट में बहुत डिमांड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन खरीदे हुए माल पर किसी किस्म का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। उनसे बस खरीदे हुए माल का जो टोटल अमाउंट हो उसका 3.5% लिया जाता था, जो सच में बेहद कम था। मान के चलिए, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1000 रुपए का सामान खरीदती है तो 3.5% के हिसाब से उसके होते हैं 35 रुपए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितना छोटा अमाउंट है। भारत में और भी फॉरेन कंपनीज ट्रेड कर रही थी, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये रिलैक्सेशन सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। इसके पीछे की एक कहानी है जिसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। सन 1600 के दशक में ब्रिटिशर्स का एक ऑफिसर कैप्टन हॉकिंस भारत की सरजमीन पर पैर रखता है। उसका मकसद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के साथ व्यापार करना। उस वक्त भारत की सरजमीन पर मुगलों के चौथे बादशाह जहांगीर का राज चल रहा था। जब हॉकिंस पहली बार दरबार में आया तो उसने जहांगीर को झुककर सलाम किया। चूंकि वो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स का राजदूत बन के आया था, तो जहांगीर ने उसका तहे दिल से स्वागत किया। मामला तब बिगड़ा जब कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने की पेशकश की। जहांगीर पहले से ही पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते दबदबे की वजह से परेशान थे, लिहाजा वो एक और मुसीबत मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने हॉकिंस की इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया। जहांगीर से कई बार ना सुनने के बाद आखिर हॉकिंस थक हार कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स थे भाई, इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले। सन 1615 में एक और कैप्टन थॉमस रॉ भारत की सरजमी पर कदम रखते हैं। मकसद वही, भारत के साथ व्यापार करना। अब यह कैप्टन तो बदल गए थे, लेकिन बादशाह तो वही थे। लिहाजा जहांगीर ने हॉकिंस की तरह ही थॉमस को भी सिरे से ना बोल दिया। मगर कैप्टन थॉमस रॉ हॉकिंस की तरह एक दो बार में ना सुनने के बाद वापस जाने वालों में से नहीं था। वो जहांगीर को मनाने के लिए बार बार दरबार में आते जाते रहा। कभी कभी वो जहांगीर को लुभाने के लिए इंग्लैंड से लाए कई बेशकीमती तोहफे दिया करता था। मगर इन सभी बातों का जहांगीर पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो अपने निर्णय पर एकदम मजबूत थे। नो मीन्स नो। ऐसी सिचुएशन में थॉमस रॉ को अपनी मंजिल धुंधली नजर आ रही थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे थॉमस रॉ की सोई हुई किस्मत जाग उठी। वो हुआ यूं कि जहांगीर की बेटी नूरे जहां का 30वां जन्मदिन था। इस जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। जन्मदिन के इस जश्न के दौरान जहांआरा गंभीर रूप से आग में जल जाती है। एक छोटा सा एक्सीडेंट था। जहांआरा जहांगीर की सबसे लाडली बेटी थी, लिहाजा उसे ठीक करने के लिए जहांगीर ने अपने सारे हकीमों और वैद्यों की फौज लगा दी। कई वैद्यों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी जहांआरा के तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। अपनी बेटी की बिगड़ती हालात को देख जहांगीर बहुत उदास रहा करते थे। उन्होंने अब दरबार में भी आना बंद कर दिया था। वे हमेशा किले में मौजूद एक बागीचे में उदास बैठा करते थे। धीरे धीरे ये खबर थॉमस रो के कानों तक पहुंच जाती है।
ऐसे में वो तुरंत बादशाह से मिल उनकी बेटी को बचाने के लिए ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम, जो आज का एलोपैथी है, इस्तेमाल करने की सलाह देता है। जहांगीर अपनी बेटी को बचाने के लिए सारे नुस्खे आजमा चुके थे, तो उन्हें लगा चलिए एक और सही। लिहाजा वे थॉमस की बात मान उन्हें अपने बेटी का इलाज करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद थॉमस अपने साथ आए एक डॉक्टर की मदद से जहाआरा का इलाज कराता है। इलाज के एक हफ्ते बाद ही जहाआरा की तबीयत एकदम से सुधरने लगती है। वो इतनी तेजी से ठीक हो रही थी कि इलाज के महज 2-3 दिन बाद ही वो अपने पैरों पर चलने लगी थी। अपनी बेटी को इतने जल्दी ठीक होता हुआ देख जहांगीर थॉमस पर बेहद खुश हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान वो काम कर जाते हैं जो उन्हें कभी करना नहीं चाहिए था। लिहाजा जहांगीर ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने थॉमस को अपनी बेटी की जान बचाने खातिर ना सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी, बल्कि उन सारे टैक्सेस को भी कंपनी के लिए रद्द कर दिया गया जो कि बाहरी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए देना पड़ता था। दरबार में बैठे किसी भी सदस्य ने इस बात को अपोज नहीं किया। और करे भी कैसे, किसी की शामत आई है क्या? भाई वो भारत के बादशाह जो ठहरे, उनका हुक्म सर आंखों पर। बस यही वो कड़ी थी जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुफ्त में व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी। अब हमारे रियल टॉपिक पर वापस आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए इस अधिकार के चलते भारत में मौजूद दूसरी कंपनीज जैसे कि डच, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ऐसा लगने लगा कि शायद हमारा भी टैक्स माफ हो सकता है। लिहाजा उन्होंने भी मुगल ऑफिसर्स का विश्वास जीत उन सारे टैक्सेस को माफ कर लिया जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थे। जब यह खबर इंग्लैंड में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीम कमांडर जॉर्जिया चाइल्ड्स को पता चली, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। मुगलों की ये समान व्यापारी नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से मिल रहे मुनाफे को कम कर सकती थी। मुगलों द्वारा लागू किए गए इस नीति का विरोध जॉर्जिया चाइल्ड्स ने एक अजीबोगरीब फैसले से किया। फैसला था मुगल सेना से दो दो हाथ करना। इसकी शुरुआत उसने अरेबिक सी और बंगाल की खाड़ी में मौजूद मुगलों के कुछ जहाजों को लूट कर की। यही नहीं बल्कि 1686 में चाइल्ड्स ने अपनी 2 रेजिमेंट्स को भारत जंग लड़ने भेजा। यह एक बात गौर करने वाली है, चाइल्ड्स की सेना महज 308 थी और मुगलों की सेना लाखों में। अब ये चाइल्ड्स की बेवकूफ़ी कहे या फिर दिलेरी कि वो दुनिया की सबसे मालदार और ताकतवर मुगल सल्तनत के खिलाफ अपने महज 308 सैनिकों के साथ जंग लड़ने जा रहा था। भाई मेरे हिसाब से तो चाइल्ड का यह फैसला बचकाना ही था। खैर, उस वक्त दिल्ली पर औरंगजेब की सत्ता हुआ करती थी। औरंगजेब के समय में मुगलिया सल्तनत काबुल से ढाका और कश्मीर से पांडुचेरी तक फैली हुई थी। यही नहीं बल्कि मुगल आर्मी दक्कन के सुल्तानों, मराठाओं और अफगानों के साथ लड़कर इतनी सक्षम हो चली थी कि अब वो दुनिया के किसी भी सेना के साथ टकरा सकती थी। वही तादाद की बात की जाए तो बंगाल के सूबेदार शाहिस्ता खान के पास ही 40,000 की सेना थी। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो मुगल सेना की तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी, जिसमें भारत, अरबी, ईरानी, अफगानी और यूरोप तक के लोगों का समावेश था। ऐसी सिचुएशन में मुगलों के महज 4 जहाज लूटकर ब्रिटिश आर्मी खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रही थी। उस वक्त बॉम्बे अंग्रेजों का सबसे अहम बंदरगाह हुआ करता था। उन्होंने वहां एक सुंदर किला भी बनवाया था। कंपनी के सारे ऑफिशियल काम इसी हेडक्वार्टर से हुआ करते थे। लिहाजा मुगलों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इसे ही सबसे पहला टारगेट बनाया। उस वक्त के मुगलों के एक मंत्री अल बहर सीदी याकूत ने अपने एक ताकतवर जहाज की मदद से बॉम्बे सी एरियाज की तटबंदी की। याकूत के पास 20,000 से भी ज्यादा फौज थी। किले के पास पहुंचते ही उसने तोप से गोले दागकर अपने आने का संकेत दिया।
तोपों के गरजते आवाजों और विस्फोटों से आसपास के सारे अंग्रेज भागकर किले में चले जाते हैं। इसी बीच याकूत एक रॉयल एंट्री लेते हुए आसपास के सारे एरिया को लूट वहां मुगलिया झंडा लहराता है। जो भी उसे मारने आया उसे उसने काट डाला और जो पकड़े गए उसे उसने जंजीरें पहनाकर बॉम्बे की सड़कों पर नंगा दौड़ाया। अब याकूत ने सी एरियाज के साथ साथ किले को चारों तरफ से घेर लिया था। याकूत का यह घेरा इतना तगड़ा था कि वहां से एक चींटी के गुजरने तक की गुंजाइश नहीं थी। किले के अंदर बैठी फौज दिन ब दिन अपने खाने के सामान के साथ साथ अपना हौसला भी खो रही थी। ऐसे में किले में से कुछ अंग्रेज सैनिक चुपके से बाहर निकलते और बाहर जाकर मुगल सेना में शामिल हो जाते। इनमें से कईयों ने अपना धर्म तक बदलकर इस्लाम को स्वीकार किया था। याकूत चाहे तो एक झटके में हमला कर किले को अपने कब्जे में ले सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे किला जीतने से भी ज्यादा अंग्रेजों को तड़पाने में मजा आ रहा था। एट द सेम टाइम ईस्ट में मौजूद बंगाल के सूबेदार शाहिस्ता खान ने भी हुगली में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक किले को घेरा था। साथ ही साथ उसने किले की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया था। मगर बंगाल की यह घेराबंदी बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि अंग्रेजों ने यहां सुलह कर मामला निपटा लिया। मगर बॉम्बे का यह घेराबंदी का सिलसिला अगले 15 महीनों तक चलता रहा। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने तुरंत अपने 2 ऑफिसर्स को माफीनामा लेकर दिल्ली दरबार भेजा। उन 2 ऑफिसर्स का नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राम नोआर था। कई महीनों की कोशिशों के बाद वे दोनों सितंबर 1690 को दिल्ली के दरबार पहुंच जाते हैं। जब वे बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वो किसी देश के राजदूत नहीं बल्कि एक फकीर जैसे दिख रहे थे। उन दोनों को बांधकर बादशाह के सामने लाया गया था। जब वे बादशाह के तख्त के सामने पहुंचे तब किसी ने उन्हें लेटकर बादशाह से माफी मांगने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन कर दोनों बादशाह के सामने जमीन पर लेट जाते हैं। दोनों के मुंह से माफी के सिवा दूसरा शब्द निकल नहीं रहा था। पहले तो तख्त पर बैठे बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सख्ती से डांटा और बाद में उनसे पूछा कि अब वे क्या चाहते हैं। इस पर दोनों ने अपने गिड़गिड़ाते कदम और थरथराते होठों से अपने जब्त किए गए व्यापारी लाइसेंस को वापस देने और याकूत द्वारा बॉम्बे के किले पर की गई घेराबंदी को हटाने खातिर गुजारिश की। बादशाह ने उनकी इस गुजारिश को तवज्जो देते हुए उन्हें माफ कर दिया। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस फिर से दे दिया गया और याकूत द्वारा बिठाई गई बॉम्बे के किले को जो घेराबंदी थी उसे भी हटा दिया गया। मगर हर माफी की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के साथ किए गए इस बगावत के चलते 1.5 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों के साथ आजीवन वफादार रहने की कसम भी खानी पड़ी। साथ ही साथ कंपनी के प्रमुख जॉर्जिया चाइल्ड्स को भारत छोड़ इंग्लैंड जाने के आदेश दे दिए गए और दोबारा वापस न आने का वादा ले लिया गया। इन सारी शर्तों को बिना किसी समझौते के मानना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेहद जरूरी था। लिहाजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। तब कहीं जाकर याकूत द्वारा किए गए घेराबंदी को निकाल दिया गया। एक ब्रिटिश राइटर हैमिल्टन ने अपनी एक किताब में इस सारी कहानी का ब्यौरा दिया है। उनके मुताबिक घेराबंदी से पहले किले में 800 से भी ज्यादा लोग थे, मगर याकूत के 14 महीनों की कड़ी तपस्या के चलते 800 की संख्या महज 60 पर आ गई थी। इन 800 में से कुछ लोग मुगल सेना में शामिल हो गए थे और कई तो बीमारियों के चलते मर गए थे। इस लड़ाई में मिली हार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा सबक थी। इस बैटल से उन्हें यह तो समझ आ गया था कि भारत की भूमि को पाना इतना भी आसान नहीं है। ताकत के साथ उन्हें जरूरत थी उन कूटनीतियों की जो भारत में मौजूद प्रांतों को एक दूसरे से लड़ाए और फायदा उन्हें हो, और नतीजा आपके सामने है।
इस तस्वीर में हम मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जाफर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ले जाते हुए देख सकते हैं। यह अंग्रेजों ने मुगलों के आखिरी बादशाह के साथ साथ पूरे देश को अपनी जेब में डाल दिया था। इस इंसिडेंट से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने 1690 में हुए अपनी उस हार का बदला ले लिया था। ज्यादातर इतिहासकार हमें मुगल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बैटल नहीं बताते हैं। हमेशा ब्रिटिशर्स द्वारा लड़ी गई बैटल्स की शुरुआत प्लासी की लड़ाई से होती है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों का भारत में विजय अभियान शुरू होते हुआ दिखाई देता है। मगर ब्रिटिशर्स की इंडिया में की गई बैटल्स में से सबसे पहली बैटल मुगलों के साथ थी। इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगले वीडियो में हम प्लासी के बैटल्स के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।